तोड़ वीडियो होने वाली है आज। हम जो जानते हैं वो बूंद के बराबर है और जो नहीं जानते वो महासागर के समान है। तो आज हम बात करेंगे आदिवासी और हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वे भी क्या है, आदिवासी है। और आदिवासी कौन होते हैं, बिरसा मुंडा कौन था, इसके बारे में हम जान। आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग। देखिए, एक जादू सिर्फ क्या की कल्पना की, क्या की कल्पना की और हमारे मुंह में क्या आ गया, पानी आने लगा। आ रहा है, अगर पानी आपके मुंह में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो इमली का एक पीस चाक लें, पानी आ जाएगा। ठीक है। आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी से पहले हम बात करेंगे किसकी, बिरसा मुंडा की। 1895 में बिरसा मुंडा नाम का एक आदमी, जो कि झारखंड के छोटा नागपुर, झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर क्षेत्र, उसके जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। जैसे कि कोरोना महामारी आई थी और उसमें लोग जो है क्या है, घर में घुस के बैठे थे, घर में घुसे हुए थे। क्यों? कोरोना में लोगों ने, हमारे भारतवासियों ने फेस्टिवल मनाया है। कैसे फेस्टिवल मनाया है? देखिए, जो लोग सक्षम थे वो घर में रोज पार्टियां कर रहे थे। आज ब्रेड पकोड़े की पार्टी, आज पनीर के पकोड़े बनेंगे, कल मैगी बनेगी, परसों को मोमोज बनेंगे। ऐसी फेस्टिवल के रूप में हमारे भारत ने जो है कोरोना को मनाया और उसका इलाज भी अच्छे से किया। अगर कोरोना का इलाज नहीं करते अच्छे से तो भागता नहीं भागता। चलिए बात करते, टॉपिक पे आते हैं। अब क्या, 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां थी। क्या थी उसके पास? चमत्कारी शक्ति थी। वो जादूगर था, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। तो किसी को अनाज अभी अगर आजकल बढ़वाना है तो आप वहां जाके उसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पे सर्च करें, आपकी गेहूं की ढेरी ऑनलाइन ऑनलाइन कई गुना बढ़ जाएगी। बिरसा मुंडा को आप अगर ऑनलाइन सर्च करके उससे बात करेंगे तो आपके गेहूं की ढेरी कई गुना बढ़ जाएगी। बिरसा मुंडा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू कौन थे? दीकू बोलते थे बाहरी लोगों को, कि गुलामी से क्या करेगा, आजाद करने के लिए भेजा है। गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है। किसको? बिरसा मुंडा को। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा मुंडा के पीछे चलने लगे। कुछ समय बाद क्या हुआ कि सभी लोग क्या, बिरसा मुंडा के पीछे पीछे चलने लगे, रेलगाड़ी की तरह। रेलगाड़ी छुप छुप छुप, रेलगाड़ी छुप छुप छुप, रेल की तरह उसके पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने आया है ये बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजातीय समूह है। क्या है? मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहता है। बिरसा मुंडा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव। दूसरे आदिवासी कौन थे? संथाल और उरांव। संथाल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बड़े बेचैन थे। बेचैन कैसे थे? जैसे नई नई गर्लफ्रेंड बनाई और उसका मैसेज आया कि क्या, कि कल कॉफी पीने चलेंगे, तो वो कल का इंतजार करते करते क्या है, बेचैन है। रात को नींद ही नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या क्या विचार सोच रहे, क्या क्या दिमाग में चल रहा है इस खोपड़ी में। छोटा नागपुर क्षेत्र में रहा करते थे। और अन्य आदिवासी कौन थे? संथाल और उरांव भी। ये अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही थी उससे बहुत बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म
छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? ज्यादातर कबीले रीति रिवाजों और रस्मों, कौन सी रस्में? जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे राजनीतिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क हो। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? जो ये जनजातीय समूह थे किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ करते थे झूम की खेती, झूम बराबर झूम सराबी, झूम खेती। देखिए, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी नहीं आया है, आने वाला कल अभी नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। चलो शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं? झूम की खेती से शुरुआत करते हैं। उनमें से कुछ समुदाय झूम की खेती करते थे। झूम की खेती क्या होती है? झूम की खेती, झूम बराबर झूम शराबी, दारू पी ली और झूम की खेती शुरू करनी कर दी? नहीं। देखिए, झूम की खेती क्या होती है? झूम की खेती को घुमंतु खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुमंतु। जैसे कि नाम से ही, शब्द से ही परिवर्तित हो रहा है, घुमंतु। घूम घूम के, जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी है ना, घूमर, उस लड़की का एक हाथ जो है क्या एक्सीडेंट में कट जाता है, तो वो घूम घूम के बॉलिंग करती है। और अनिल कुंबले घुमा के बॉलिंग डालते हैं। नहीं, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो घूम के। तो घुमंतु का मतलब क्या? घूम घूम के। घूमने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ऐसे करके, तो ऐसे घूमना झूम की खेती नहीं कहलाती, ठीक है ना। घुमंतु खेती का मतलब होता है, घुमंतु मतलब घूमना तो है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करना, उसे कहते हैं घुमंतु खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए, जो आदिवासी लोग झूम की खेती करते हैं, वो धूप को जमीन पर लाने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं ना, किसी ने, कोई लड़का लड़की से कहता है या लड़की लड़के से कहती है, क्या मैं तो आपके लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूं, जान दे सकता हूं। अबे मूर्ख व्यक्ति, जान दे देगा तो प्यार कैसे करेगा, है ना। तो वही चीज यहां पे भी है। क्या है? ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए क्या करते हैं? अब जंगलों के छोटे छोटे भूभाग पर यह खेती होती थी। अब जंगलों में क्या होता है? जंगलों में घास फूस भी होती है, लेकिन घास फूस के साथ साथ पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? काफी लंबे लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वो क्या है? अब पेड़ कैसे होते हैं? घने होते हैं। जब पेड़ घने होते हैं तो धूप आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, धूप नहीं आ पाएगी। तो जमीन पर धूप लाने के लिए ये आदिवासी लोग क्या करते थे? पेड़ों की ऊपरी सतह काट देते थे। पेड़ों की ऊपरी सतह को काट दिया। अब जब पेड़ों की ऊपरी सतह को काट दिया तो धूप धरती तक आ जाएगी, जमीन तक आ जाती थी। और जमीन पर जो घास उग जाती है, जैसे आज देखते हैं ना, जमीन पर अपने आप घास उग जाती है, तो जो जमीन पर घास उग गई, उस घास फूस को जलाकर साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर जो पैदा राख होती थी, अब घास फूस जब जलाया तो उससे क्या राख पैदा हुई? क्या पैदा हुई? राख पैदा हुई। और उस राख को वो उस मिट्टी पर छिड़क देते थे। अब इसका कारण क्या था? देखिए, राख में क्या होता है? राख में होता है पोटास। राख में क्या होता है? पोटास। राख में पाया जाता है। राख में किस चीज की मात्रा? पोटास की मात्रा पाई जाती है। और यह पोटास जमीन को उपजाऊ बनाने में सहायक है। पोटास क्या काम करती है? पोटास का काम क्या है? जमीन को उपजाऊ बनाना। तो यह जमीन को उपजाऊ बना देती है। और वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे।
ऊपरी सतह को खुरच दिया। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय, देखो खेती कैसे की जाती है, खेती में पहले खेत को जोतने का काम किया जाता है, फिर उसमें बीज रोपने का काम किया जाता है, बीज रोपने का काम किया जाता है, लेकिन उन्हें जो है बस खेत में बिखेर देते थे, वो रोपते नहीं थे, क्या है, बिखेर देते थे, ऐसे बिखेर दिया। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चले जाते थे। एक जगह फसल तैयार हो गई तो उसे काटी, काटने के बाद दूसरी जगह चले गए, तो इसे कहते हैं घुमंतु। एक जगह फसल हुई, उसको काट दी और फिर अगली जगह चले गए, उसी को कहा जाता है घुमंतु खेती। क्या कहा जाता है, घुमंतु खेती। और जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी, जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी, वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी थे, इनमें से आदिवासी जो लोग थे, आदिवासी लोगों में से कुछ तो क्या थे, झूम की खेती करते थे, घुमंतु खेती करते थे, लेकिन उसमें से कुछ थे शिकारी, कुछ शिकारी थे और कुछ थे संग्राहक। संग्राहक कौन होते हैं और शिकारी कौन होते हैं? शिकारी होते हैं जो शिकार करते हैं, जो शिकार करते हैं वो हुए शिकारी, और जो संग्रह करते हैं वो क्या, वो कहलाए संग्राहक। संग्रह मतलब स्टोर, सेव करके, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक हमारा पैसा सेव करता है और उसका हमें ब्याज देता है, लेकिन यहां ब्याज नहीं मिलता था क्योंकि ये खाने पीने की चीजों को क्या करते थे, स्टोर करके रखा ताकि बाद में उसको यूज कर सके, उसको खा सके। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, स्टोर। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे, जिंदगी थी उनकी जंगल। और उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली खोंड जाति, उड़ीसा में कौन सी जाति पाई जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक जो भी बच्चे, लड़के या लड़कियां सरकारी दामाद या सरकारी बहू बनना चाहती हैं या बनने की तैयारी करती हैं, तो उनके लिए एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। क्या खोंड जाति, कई बार आया भी है, कई बार पूछा भी गया है। खोंड जाति समुदाय कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। खोंड जाति उड़ीसा में समुदाय, इस तरह का ही एक समुदाय है ये, इसी तरह का एक समुदाय। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर रहते, ग्रुप में। जैसे कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, कुत्तों का काम क्या है? झुंड में शिकार करना। ऐसे ये टोली बनाकर शिकार करते थे, लेकिन ये कुत्ते नहीं है, ठीक है, ये इंसान है अच्छे। मैं दूसरे कुत्तों की बात कर रहा हूं, वो खुद समझ जाएंगे खुद। शिकार के लिए जब निकलते थे टोलियां बनाकर निकलते थे, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। जो भी हाथ लगता था XYZ उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल जड़े खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीज का इस्तेमाल करते थे। किसका? साल और महुए के बीज के तेलों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे एम्स तो बिल्कुल नहीं जाते थे, ना ही वे जोली ग्रांट जाते थे, ना ही वे मैक्स जाते थे, और ना ही उनके पास स्वास्थ्य कार्ड भी नहीं था। तो वे बीमार होने पर निर्भर किस पे रहते थे? तो वे निर्भर रहते थे जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचते थे। और निर्भर किस पर रहते थे? बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। जैसे लक्ष्मण जी के लिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए क्या पूरा पर्वत उठा कर ले आए थे। बोलो जय श्री राम। तो पूरा पर्वत उठाकर ले आए थे।
ले आए थे ना उठा के, ले आए थे, हाँ, पूरा पर्वत तो जड़ी बूटी। लेकिन उस समय समस्या क्या थी, जड़ी बूटियों को पहचानना बहुत बड़ी समस्या थी, और कौन सी चीज खाने योग्य है कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें विषैली होती हैं, विषैली होती है। अब खाने योग्य नहीं, पता लगा खाई और प्यारे हो गए भगवान को, है ना। फिर 3-4 दिन तक शोक मनाया, और फिर उसके बाद कहानी खत्म। मृत्यु अटल सत्य है। अब जड़ी बूटियों पर, जड़ी बूटियों का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, और जंगलों में इकट्ठा हुई चीजों को क्या करते थे, स्थानीय बाजारों में बेचते थे, स्थानीय बाजारों में बेचते थे, ताकि उनका धनोपार्जन करता, इसको क्या बोले, धनोपार्जन। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए, कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए 25 लाख रुपए का क्वेश्चन है, चमड़े और कपड़े की रंगाई के लिए कौन सा पौधा, कुसुम और पलाश, कुसुम और पलाश, ये क्या है, ये फूलों की, फूल है, इनसे कलर बनाए जाते थे जो कि चमड़ा और कपड़ा रंगने में काम आते थे। तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, जब इनको कुसुम के फूल या पलाश के फूल की जरूरत पड़ती थी कपड़ों व चमड़े को रंगने के लिए, तो वे किस पर, खोंड जाति जो उड़ीसा में पाई जाती है, खोंड जाति पर ही निर्भर रहते थे, और उन्हीं के लोगों से कहते थे, लाओ भाई हमें पलाश के फूल दो या कुसुम के फूल दो। इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज के लिए कहां से मिलता था, चावल और अनाज कहां से मिलते थे, कई बार तो चीजों की अदला बदली होती थी, कई बार क्या होती थी, चीजों की अदला बदली होती थी, और वो अदला बदली आज भी होती है, लेकिन आज कैसे होती है, थोड़ा सा बदल गया। क्या बदल गया, जैसे आपके घर में, किसी घर में क्या हुआ भाई, पूर्णिमा के घर में आटा खत्म हो गया, पूर्णिमा के घर में आटा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब पूर्णिमा अमावस्या के घर गई, अमावस्या कौन है, उसकी पड़ोसन है, कौन है, पड़ोसन, हर 15 दिन में आती है ना, 14वें 15वें दिन आती है अमावस्या, और पूर्ण क्या है, पड़ोसी आपस में। जब पूर्णिमा का आटा खत्म हुआ, अब रात को खाना बनाना था, अब पूर्णिमा का पति आया कि भाई खाना, अब पूर्णिमा को पता आटा तो खत्म हो गया, तब पूर्णिमा ने क्या किया, पड़ोस में गई, पड़ोस में गई और क्या किया, एक डोंगा आटा लेकर आ गई। तो ये क्या, और फिर उसके बाद जब उसका आटा पिसकर, गेहूं पिसकर आया, या वो रेडीमेड ले आई आटा खरीद कर, तब क्या किया, अमावस्या को पूर्णिमा ने वो आटा वापस दे दिया। तो एक तरह से क्या, और या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है क्या, कि भाई अब अमावस्या ने क्या कहा, उसने अमावस्या बोली कि ऐसा है बहन, मुझे जो है ना आटे की जगह ना चावल दे दे, तो इसको कहेंगे अदला बदली। तो कई बार चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था, वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। भाई कीमती जो वन से उन्हें, वनों से उन्हें जो वन उत्पाद मिलते थे, तो जरूरतों की चीजें ले लेते थे, उन्हें दिया और बदले में जरूरतों की चीजें ले लिया। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने की, करने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। क्या पड़ता था, मुट्ठी भर आमदनी जो होती थी उसका सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करने जाते थे, आज भी जाते हैं, आज भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी करने जाते, तो उस समय भी लोग गांव में नौकरी करने जाया करते थे। कई बोझ उठाते थे, बोझ उठाने का काम करते थे, तो कई सड़क निर्माण, सड़क बनाने का काम कार्यों में क्या करते थे, उनमें नौकरी क्या करते थे। कई आदिवासी खेत में मजदूर थे, आज भी हैं। जब वह वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, तो आदिवासियों को मजबूरी के लिए, मजदूरी के लिए क्या है, ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के वेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, ये गुलामी नहीं करना पसंद करते थे। मध्य भारत के जो वेगा जनजाति है, वेगा जाति है,
वो औरों के काम करने से, औरों के यहां काम करने से कतराते थे। वेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। क्या मानते थे? जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। केवल वेगा जाति केवल जंगल के उत्पादों पर ही, उनको ही खाकर, जंगल पर ही, क्योंकि जंगलों को अपनी संतान मानते थे और उपज पर ही जिंदा रह सकती थी, जंगल से जो उपज मिलती थी। मजदूरी करना वेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्जा, इसी तरह देखो क्या हुआ, बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, कर्ज दिया और गरीबी में ढकेल दिया। कैसे? देखो, जब उन्हें आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, तो इस वजह से कभी कभी व्यक्ति और व्यापारी महाजनों को पर आश्रित होना पड़ता था। भाई इसी वजह से वे कभी कभी क्या होते थे, व्यापारियों पर और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। और व्यापारी बेचने की चीजों से लेकर, बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजों को बेचते थे। और क्यों ना बेचे भाई, आज का व्यापारी भी क्या करता है, कम दामों में खरीदा और उसको अधिक दामों में बेचा, वरना तो उसके बेचने का फायदा ही क्या। तो ऐसे ही उस समय के भी व्यापारी थे। क्या? व्यापारी बेचने की चीजों को लेकर आते थे और उन्हें भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। और सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे। सूदखोर महाजन जो थे वो आदिवासियों को कर्जा भी देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इसी तरह बाजार और वाणिज्य ने क्या किया, आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान, महाजनों को और व्यापारियों को बाहरी शैतान, अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। जो भी उन्हें आदिवासियों को मुसीबतें हैं, उसकी जड़ कौन है? महाजन और व्यापारी है, ऐसा उनका मानना था। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। अपनी जिंदगी का वहन कैसे करते थे? जानवर पालकर। क्या? जानवर पालकर। वे चरवाहे थे। जो जानवर पालते थे वे क्या है? चरवाहे थे। बेटे मेरे जैसे तो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे हम नहीं, तो इसलिए मैं एक ही बार मिलता हूं। कितने बार? एक ही बार। समझ गए? शांति से बैठो। समझ गए? कोई डाउट होगा तो पूछ लो, बेशक बेझक कुछ भी XYZ, ओके, लेकिन शांति से सुनो। तो जो जानवर पालते थे वे क्या थे? चरवाहे। क्यों चरवाहे का मतलब? जानवर चराने वाले, चरवाहे। वे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते थे। रेवड़ क्या होता है? झुंड। मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर कहां? यहां से वहां जाते थे। जैसे घुमंतु थे ना, घुमंतु खेती करने वाले आदिवासी क्या थे? एक जगह खेती की फिर दूसरी जगह कर ली। ऐसे ये चरवाहे थे। चरवाहे क्या करते थे? भाई रेवड़ लेकर यहां से वहां जाए, यहां करा, यहां रहे कुछ दिन यहां रहे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरी जगह जाते थे। भाई एक जगह अगर घास खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा? भाई जानवर तो घास डेली खाएगा, तो वो फिर दूसरी जगह जाते थे जहां पर घास की व्यवस्था होती थी, चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले कौन? वन गुज्जर। और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। किसके? गाय भैंस। और भैंस से मुझे एक चीज याद आई। देखो आज की बात है, ठीक है, आज मैं जा रहा था, जब मॉर्निंग में जा रहा था तो एक ब्यूटी पार्लर होता है ना, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर पर क्या लिखा था? ब्यूटी पार्लर पर लिखा था क्या? यहां पर सभी प्रकार के मेकअप किए जाते हैं, काला इंसान आए और गोरा होकर जाए। और उस लिखे हुए को भैंस देख रही थी, भैंस, बड़े गौर से। और काफी देर तक मैं उसको उस दृश्य को देखता रहा, काफी देर तक मैं उस दृश्य को देखता रहा। भैंस देख रही है,
मुंह चला रही है। नहीं, ये भैंस भी जाएगी ब्यूटी पार्लर में। कहां जाएगी? ब्यूटी पार्लर में। देखो, हम जो जानते हैं वो बूंद के बराबर है, हम जो जानते हैं वो बूंद के बराबर है, और जो नहीं जानते वो महासागर के समान है। जो नहीं जानते वो महासागर के समान है। पंजाब के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में रहते हैं लाबड़िया। लाबड़िया कहां रहते हैं? आंध्र प्रदेश में। गाय और भैंस का झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। गडरिये थे, क्या बोलते हैं? गडरिया। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बकरवाल क्या है? बकरी की एक किस्म है बकरवाल। अच्छा, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेत में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरतों के बीच काम के बंटवारे से चलती थी। मर्द और औरतों में क्या था? काम का बंटवारा था। ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक हुए, एक ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक कौन हुए? बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक हुए। इन्होंने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के, इन्होंने क्या किया? 1930 और 1940 के दशकों में कई साल किसके साथ? वेगा जो जाति के लोग थे और खोंड जाति के लोग थे, उनके बीच बिताए। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बच्चे जो होते ना ठुड। अब कोई, आपने देखा होगा, गेहूं ले लो या धान ले लो, जब आप गेहूं या धान की कटाई करते हैं, अभी देखो क्या है, अब दिवाली के बाद, दिवाली कह रहा हूं, दिवाली के आसपास क्या होते हैं? चावल। और अभी होली अभी बीती है, तो होली अब जो है क्या है, अब गेहूं की कटाई होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी और धूप हो जाए, अच्छे पकने का समय हो गया है, और कुछ की फसलें पक भी गई होंगी, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा पहले लगाई होंगी वो पक भी गई होंगी। और यहां पर मर्द और औरतों का काम में बंटवारा था। तो जब गेहूं या चावल की कटाई करते हैं तो उसके क्या है? ठुड होते हैं ना, ठुड, जड़, रूट, क्या बोलेंगे? जड़ और रूट होती है ना, वो इतनी बड़ी छोड़ देते हैं तो वो जमीन से थोड़ी ऊपर रहती है ठुड। तो ठुड्डों को काटने जाती थी। दो बचे कुछ ठुड बचते थे, उनको काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटने जाते थे। भाई महिलाएं क्या थी? बचे कुछ ठुड्डों को काटने जाती थी औरतें इकट्ठा करके, और पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटने जाते थे और शिकार पर जाते थे। अब शिकार पर जाते थे, थोड़ी ना जब ऊँट आया तब चलती है शिकार पे, है ना। अब स्कूल जाते हैं ना, अब ऐसा है कि आज 12 बजे आंख खुली तो 12 बजे अपना उठे और स्कूल चले गए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। एक क्या है? टाइम टेबल है। तो ऐसे ही शिकार करने का भी उनका क्या था? उस समय टाइम होता था, क्या? चांद के समय, चांद की रात। तो शिकार कब करते थे? पूरा चांद निकला होता था। पूरे चांद के समय पूरब से शुरू होता था। कहां से? पूरब से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल किया जाता था। और औरतें सागो, इमली खट्टी, इमली का बूटा, क्या है वो गाना है ना? कौन सा गाना है? इमली खट्टी मीठे बेर, है ना। तो इमली और मशरूम, जिसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, क्या बोलते हैं? कुकुरमुत्ता, मशरूम, इनको जो क्या करती थी? इन फलों को बीन कर लाती थी वेगा औरतें, या तो केवल जड़े,
या कंद इकट्ठा करती थी। भाई औरतों में और मर्दों में क्या था, काम का बंटवारा था। तो औरतें या वेगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी, या महुए के बीज इकट्ठा करती थी, महुए के बीज इकट्ठा करती थी। और मध्य भारत के आदिवासियों में वेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता है। मध्य भारत के आदिवासियों में वेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था, बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी, अधजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी। अब देखो उस समय जब लड़का लड़की का विवाह होता होगा तो लड़की अब क्या होगी, बहू होगी, किसी के घर की बहू होगी, तो वो क्या है, अधजली लकड़ी को बीनने जाएगी। और आज की बहू, आज की बहू को आज की बहू को क्या कहेंगे, मॉडर्न जमाना है ना, क्या कहेंगे कि चूल्हा जलाना है, मैं चूल्हा जलाऊंगी नहीं। और एक खास बात और क्या, देखो उस समय बीमारी में कोई भी एक्स वाई बीमारी हो, कट जाए, फट जाए, जल जाए, एक्स वाई जेड, तो इलाज के लिए जड़ी बूटियां और उन जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और आज के समय में आज के बच्चे